हेलो, नमस्ते माय डियर गाइज, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में अध्ययन किया है भारत में इंग्लिश भाषा के इतिहास का, आज हम बात करते हैं कि भारत में इंग्लिश जो है वो इंडिपेंडेंस यानी भारतीय लोगों के भारत के स्वतंत्रता के बाद भी भारत में इंग्लिश क्यों बनी रही, उसका क्या कारण रहा। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ बात हो रही है डियर गाइज, देखो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद में एक कमेटी वो सेटअप, यानी एक कमेटी होता है एक समिति का क्या किया गया, सेटअप यानी स्थापित की गई। प्रायर टू का अर्थ होता है से पहले, यानी किससे पहले, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग होता है प्रारूप तैयार करने से पहले, ढांचा तैयार करने से पहले, या कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के निर्माण से पूर्व उसका जो प्रारूप था, जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऐसी उस प्रारूप समिति का निर्माण करने से पहले एक समिति का निर्माण किया गया, क्या करने के लिए, टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द लैंग्वेज इशू, यानी भाषा के मुद्दे के संबंध में, भाषा के मुद्दे को लेकर के, यानी भाषा जो संविधान की जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर के संविधान के प्रारूप को तैयार करने से पहले एक समिति का निर्माण किया गया। एट दिस पॉइंट इस विषय के ऊपर देयर वॉज ए डिबेट, क्या हुआ, एक जिसे हम कहें विवाद हुआ, यानी एक लंबी चर्चा चली ऑन वेदर इंग्लिश शुड बी यूज्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया और नॉट, कि यानी जो इंग्लिश है वो स्वतंत्र भारत के अंदर उसका उपयोग किया जाए या नहीं किया जाए, इस विषय को लेकर के चर्चा की गई। तो कह रहा है वाइल सम प्रीफर्ड, वाइल यानी जबकि सम कुछ लोग जो थे, प्रीफर्ड यानी उन्होंने अपनी कहें कि पसंद रखी, अपनी बात रखी इंग्लिश ओवर हिंदी, यानी कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों की मांग के अनुसार, विचारों के अनुसार हिंदी की बजाय उन लोगों ने किसको महत्व देने की बात कही, उन लोगों ने अंग्रेजी को महत्व देने की बात, तो उन लोगों ने अंग्रेजी को महत्व देने की बात कही। एंड द अदर रीजनल लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उन लोगों ने कहा कि जो अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से तात्पर्य, जैसे माय डियर गाइज हम जैसे जयपुर वासी हैं तो हमारी ढूंढाड़ी भाषा है, जैसे कोई उदयपुर वाटी, कोई कहीं मारवाड़ी, कहीं मेवाड़ी, तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं को केवल इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी केवल संकेत या सुझाव का एक माध्यम उनको बनाया जाए, जबकि इंग्लिश को संविधान की एक मूल भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों ने अपना विचार रखा। अदर्स यानी जो इंग्लिश के पक्ष में थे, उन लोगों के अलावा भी कुछ लोग वहाँ थे, तो अदर्स प्रीफर्ड हिंदी, अन्य लोगों ने क्या किया, हिंदी को वरीयता दी। यानी कुछ लोगों ने कहा कि संविधान की भाषा इंग्लिश होनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा हिंदी होनी चाहिए। और वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, और एक क्या होनी चाहिए, उसमें क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। यानी कहने तात्पर्य कि संविधान जो लिखा जाएगा केवल वो संसद के लिए तो लिखा नहीं जाएगा, संविधान को हर कहीं पर पढ़ा जाएगा, हर किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाएगा। तो कह रहे कि उसकी मूल भाषा तो हिंदी या इंग्लिश में से होनी चाहिए। कुछ लोगों ने इंग्लिश को वरीयता दी तो कुछ ने हिंदी को दी, जबकि उन लोगों ने साथ ही साथ में क्या कहा कि जो एक रीजनल लैंग्वेज है, उस रीजनल लैंग्वेज को भी इंस्ट्रक्शन का माध्यम रखा जाए, उसको भी समझने के तौर पर उसको रख लिया जाए, पर मूल भाषा जो है कुछ के मत में इंग्लिश होनी चाहिए थी और कुछ के मत में हिंदी होनी चाहिए थी। तो कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है मेंशन, उस संविधान में उल्लेख किया गया है दैट की ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है या संविधान जो है उसका मेंशन यानी उल्लेख किया जाना चाहिए, किसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज, की जो कार्यालय जो भाषा है ऑफ द यूनियन यानी संपूर्ण राष्ट्र की, शैल बी हिंदी, कह रहा है कि वो क्या होगी, हिंदी होगी, इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी देवनागरी लिपि में, स्क्रिप्ट का मतलब होगा लिपि, तो कह रहे देवनागरी लिपि के अंदर जो हिंदी है वो संविधान की एक मुख्य भाषा होगी। तो कह रहे ये बात किस अनुच्छेद के तहत की गई, तो कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 पेज नंबर 212 में ये बात कही गई कि भारत की जो ऑफिशियल जो आधिकारिक जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, ये और देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। हाउ एवर
तथापि यानी इसके बावजूद भी इट ऑल्सो मैंशन, यह भी उल्लेखित किया गया दैट कि इंग्लिश शैल बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेज फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है माय डियर गाइज, कि अगर आप बहुत ज़्यादा याद रखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट आपका याद करने का ये हो गया कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यानी एक बिंदु ये हो गया कि आपकी जो इंग्लिश है उसको स्वीकार नहीं किया गया, और क्या कहा गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में होनी चाहिए। आगे फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमें क्यों नहीं ऐसा कर लेना चाहिए कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश को केवल 15 वर्ष के लिए, यानी शुरुआती 15 वर्ष के लिए जो ऑफिशियल पर्पज है, ऑफिशियल जो उद्देश्य हैं, जो कार्यालय जो उद्देश्य हैं, उनके लिए इस लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। करेक्ट। इट वॉज इनिशियली प्लान दैट इंग्लिश वुड ग्रेजुअली बी पेज्ड आउट एज द, देखो यहाँ तो बात करते हैं पहले। इट वॉज इनिशियली इनिशियल का होता है प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही। इट वॉज इनिशियली प्लान, शुरुआत में ही ऐसी योजना बना ली गई थी दैट कि इंग्लिश वुड ग्रेजुअली बी पेज्ड आउट। पेज्ड आउट का होता है धीरे धीरे समाप्त कर देना, ग्रेजुअली करता है धीरे धीरे, और पेज्ड आउट का होता है समाप्त कर देना। तो करें शुरुआत में एक ऐसी योजना बना ली गई थी कि हम इस इंग्लिश को हमारे कार्यालयी भाषा के रूप में भी क्या कर देंगे, धीरे धीरे इसे कार्यालयी भाषाओं के रूप में भी उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा विचार रखा गया। यानी हमने देखा कि वास्तव में भारत के अंदर कुछ लोगों के मत में इंग्लिश जहाँ संविधान की भाषा होनी चाहिए थी, तो कुछ लोगों के मत में हिंदी, जबकि उन सब लोगों के मत में एक बात भी समान थी कि इंस्ट्रक्शन का जो माध्यम है वो उनकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। यानी समझने के तौर पर हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि लिखित रूप में, मूल रूप में वो क्या होना चाहिए, संविधान इंग्लिश में होना चाहिए। कुछ ने कहा हिंदी में होना चाहिए, जबकि फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो भारतीय जो हिंदी भाषा है उसकी देवनागरी लिपि के अंदर ही इस संविधान का उल्लेख किया जाना चाहिए। पर आगे जाकर के कुछ लोगों ने फिर अपना विचार रखते हुए कहा कि क्यों ना हम ऐसा कर लें कि इंग्लिश जैसी जो भाषा है, इस भाषा को हम शुरुआती 15 वर्ष के लिए क्या कर लें, इसका उपयोग कर लें। देखो हिंदी भाषा का उल्लेख कहाँ किया गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 वगैरह जो भी मैंने आपको बताया। देखो आगे बात करते हैं यहाँ पर। करेक्ट। लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वुड बी रिप्लेस्ड बाय हिंदी, और कह रहा है कि क्या किया जाएगा, 15 साल के दौरान ही धीरे धीरे इस इंग्लिश भाषा को हिंदी भाषा से रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेस करना समझ गए होगे कि जहाँ जहाँ इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है वहाँ वहाँ किसका प्रयोग कर लिया जाएगा, फिर हिंदी का प्रयोग किया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। दिस डिजायर टू हैव एन इंडियन लैंग्वेज रिप्लेस इंग्लिश वॉज एक्चुअली पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट थिंकिंग सिंस द 1920। तो कह रहा है कि 1920 से ही जो इंग्लिश के बजाय हिंदी का प्रयोग किया जाना, वास्तव में ये किस बात का प्रतीक था कि जो भारतीय लोग थे उनकी नेशनलिस्ट यानी जो राष्ट्रीयता की जो सोच है, राष्ट्रीयता की जो भावना है, वो भावना ही थी कि वो लोग इंग्लिश के बजाय हम किसका प्रयोग करना चाहते थे, हिंदी का वहाँ प्रयोग करना चाहते थे। यानी ये जो डिजायर थी, इच्छा थी कि हम क्यों ना 15 साल के बाद में धीरे धीरे करके इंग्लिश को क्या कर देंगे, हमारे भारतीय जो ऑफिशियल जो कार्य हैं वहाँ से इस इंग्लिश का हम नाम मिटा देंगे। तो कह रहे हाउ एवर बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड द मैनी एडवांटेज इट कन्फर्ड अपॉन दोज हु कुड स्पीक इट, द स्टडी ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूड विद इवन ग्रेटर वाइगर देन बीफर। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण ये बात रही कि हाउ एवर तथापि, यानी लोगों का मानना था, राष्ट्रीयता की भावना थी, उस राष्ट्रीयता की भावना के चलते उन लोगों का मानना था कि इंग्लिश को हम ख़त्म कर देंगे। पर क्या हुआ, हाउएवर तथापि बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी राष्ट्रीयता, हाँ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व था, एंड द मैनी एडवांटेज, और उसके बहुत से जो क्या थे, लाभ थे, फायदे थे, इट कन्फर्म अपॉन दोज हु कुड स्पीक इट, जो लोग विशेष तौर से उन लोगों को जो इसका फ़ायदा मिल रहा था, जो लोग क्या कर पा रहे थे, इसको बोल पा रहे थे, इसको समझ पा रहे थे। द स्टडी ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूड, तो उनके लिए जो अंग्रेजी का जो अध्ययन था वो क्या रहा,
कंटिन्यू रहा है, निरंतर जारी रहा, विद इवन ग्रेटर वाइगर देन पीपल। यहाँ वाइगर का होता है कहीं ताकत या शक्ति या इच्छा शक्ति, यानी जो लोग इंग्लिश को बोलते थे या इंग्लिश का ज्ञान रखते थे वो लोग क्या करने लगे, पहले की भी बजाय इवन ग्रेटर देन बीपर, यानी पहले की भी बजाय वो और भी वाइगर होता है तीव्र इच्छा शक्ति के साथ में, यानी पहले तो लोग पता नहीं सीख रहे थे इंग्लिश, किंतु बाद में उन लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति को और अधिक अंग्रेजी की तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपना जो रुझान है उसको और अधिक बढ़ा लिया। यानी देखो बात इतनी सी है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे थे कि हमें इंग्लिश को क्या करना है, 15 साल में भारत से हटा देना है, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना थी। जबकि दूसरा परिणाम देखा जा रहा था कि अंग्रेजी जो बोलने वाले जो लोग थे उनको जो उससे अंग्रेजी के कारण से जो फ़ायदे मिल रहे थे और जो अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी का जो महत्व था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सब को देखते हुए जो लोग पहले इंग्लिश जानते थे उन लोगों ने अंग्रेजी का अध्ययन पहले से भी और भी अधिक तीव्र इच्छा के साथ क्या कर दिया, उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। तो कह रहा है कि इन 1965 यानी जैसे 1965 की बात आई, इन अकॉर्डेंस विद द 15 ईयर प्लान, यानी जब 1965 यानी हम बात करें कि 1950 में जब संविधान बनना प्रारंभ हुआ था 1947 में, तो कह रहे उस समय 15 साल का जो प्लान रखा गया था, तो कह रहे इन 1965 यानी 1965 के अंदर इन अकॉर्डेंस विद द 15 ईयर प्लान, यानी 15 वर्ष के योजना के अनुसार इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू गो अहेड विद द लिंग्विस्टिक चेंज ओवर। तो कह रहे कि इसी साल में क्या किया गया कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सुझाव जो है, संकेत है वो दिए गए क्या करने के लिए कि हमें जो भाषाई जो लिंग्विस्टिक जो बात है उसका हमें परिवर्तन करना चाहिए, यानी भाषाई जो परिवर्तन की जो बात है उस पर हमें गौर करना चाहिए, ऐसा पुनः चर्चा में लाया गया। यानी कहने तात्पर्य है कि 15 साल पूरे हो गए थे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रहते हुए, भारतीय संविधान को बने हुए, भारत को स्वतंत्र होने के बाद में 15 साल के बाद में क्या किया गया कि अब इंग्लिश को क्या कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। बट देयर वर प्रोटेस्ट इन सम नॉन हिंदी पार्ट्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट मेकिंग हिंदी द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। किंतु अब देखो डियर गाइज कि 15 साल जैसे हुए कि क्या होने लग गया, प्रोटेस्ट होने लग गया। प्रोटेस्ट यानी विवाद होने लग गया। विवाद किस बात का था कि उन लोगों ने कहा कि नहीं, कि जिन लोगों वो जो लोग कैसे थे नॉन हिंदी, यानी नॉन हिंदी का मतलब है कि जिन क्षेत्र में हिंदी जैसी भाषा को बोला नहीं जाता था या जहाँ के लोगों को अभी भी हिंदी का ज्ञान नहीं था, ऐसे लोगों ने क्या किया, इस हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि एकमात्र केवल यानी केवल एकमात्र क्या रहेगी, हिंदी ही भाषा रहेगी, कार्यालयीय भाषा। ऐसा होने के लिए उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। यानी उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मात्र हिंदी ही क्या बन के रह जाए, हम भारतीय लोगों के लिए ऑफिशियल भाषा बन करके रह जाए। ऐसा विरोध किन्होंने किया जहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती थी। देयरफॉर इसके लिए इट वॉज डिसाइडेड इन 1965 टू कंटिन्यू यूजिंग इंग्लिश हैज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कह रहा है कि अब क्या हुआ कि देयरफॉर इसलिए इट वॉज डिसाइडेड, अब यह निश्चित किया गया कि इन 1965 में टू कंटिन्यू निरंतर जारी रखने के लिए यूजिंग इंग्लिश अंग्रेजी का प्रयोग एज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी अब जो संबंधित कार्यालय, जिन कार्यालयों में पहले से अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था, उन कार्यालयों के अंदर क्या किया जाएगा कि 1965 के बाद में भी यानी 15 साल पूरी हो जाने के बावजूद भी अंग्रेजी भाषा को निरंतर पढ़ा जाएगा, या कहें कि उसका कार्यालयी रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। यानी 1965 के बाद में पुनः अंग्रेजी हटने की बजाय भारत के ऊपर अपना और अधिक अधिकार कर लिया। अब कह रहा है कि द कोठारी कमीशन, यानी एक आयोग बनाया गया। कमीशन का मतलब है आयोग। तो कह रहा है कोठारी कमीशन का निर्माण किया गया, उसका कहें कि एक कोठारी कमीशन का निर्माण किया गया। जो कोठारी कमीशन जो है कब बना, 1964 से 1966, यानी कोठारी कमीशन 1964-66, यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 3 साल तक
इस आयोग ने काम किया किसको लेकर के, भाषाई विवाद को लेकर के। तो कह रहा है कि कोठारी कमीशन वॉज अपॉइंटेड, यानी कोठारी कमीशन का क्या किया गया है, अपॉइंटमेंट नियुक्ति करना, यानी कोठारी कमीशन का आयोजन किया गया, उसका निर्माण किया गया, उसको एस्टेब्लिश किया गया टू गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कह रहे कि जो कोठारी जो आयोग था, उस कोठारी आयोग का भारत के अंदर भाषाई जो विवाद चल रहा था, भाषाई जो आपत्ति चल रही थी, उस भाषाई आपत्ति को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कोठारी आयोग का गठन किया। और कोठारी आयोग गठन 1964 से यानी डियर गाइज 1964-66 में क्या हो गया, कोठारी आयोग का गठन हो गया। और आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कोठारी आयोग का संबंध था, तो कह रहे भाषाई विवाद से, यानी भाषाई विवाद का मतलब है कि भारत के अंदर किस भाषा का सर्वसम्मति के रूप में या कहें कि किस भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कह रहे द कमीशन रिकमेंडेड दैट इंग्लिश शुड कंटिन्यू टू बी प्रॉम्प्टेड राइट फ्रॉम द स्कूल स्टेज। तो कह रहा है कि उस आयोग ने मांग की, रिकमेंड किया कि इंग्लिश को, जो अंग्रेजी जो भाषा है, उसको विद्यालय स्तर पर भी क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कह रहे इट ऑल्सो रिकमेंडेड ए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला विच इंक्लूडेड द फॉलोइंग। देखो अब आपसे कोई पूछ ले कि भारत के अंदर, भारत में त्रिभाषा सूत्र कब आया, तो कह रहे त्रिभाषा सूत्र का जो कारण था या त्रिभाषा सूत्र जो लाया गया वह किसके द्वारा लाया गया, तो कह रहे कोठारी आयोग के द्वारा इस त्रिभाषा सूत्र का कहें कि प्रतिस्थापन किया गया या विचार रखा गया। तो कह रहे कोठारी आयोग ने कहा, मांग रखी कि अंग्रेजी भाषा को विद्यालय स्तर पर भी क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और इसी के साथ में एक सुझाव रख दिया गया कि क्यों ना भारत के अंदर त्रिभाषा सूत्र का क्या किया जाए, निर्माण कर लिया जाए, यानी ए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो कह रहे उस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब क्या है, तो कह रहे जिस भी विद्यालय विशेष में अध्यापन होगा भाषाओं का, तो कह रहे कि वहाँ पर हमेशा क्या चीज़ पढ़ाई जाएंगी, तो कह रहे इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, यानी उन स्टेट्स में जहाँ क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, यानी जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी का जिन लोगों को ज्ञान है, वहाँ पर क्या होगा कि जो हिंदी है वो क्या होगी, फर्स्ट लैंग्वेज होगी। यानी सबसे पहली बात क्या कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जिन राज्यों के अंदर, जिन क्षेत्रों के अंदर, वहाँ पर प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को रखा जाएगा, सेकंड भाषा के रूप में इंग्लिश को रखा जाएगा, तथा थर्ड भाषा के रूप में वो वहाँ की जो प्रीफरेबली फ्रॉम वन ऑफ द साउथर्न लैंग्वेज, यानी जो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर हिंदी का दबदबा ज़्यादा था, तो अगर साउथर्न लैंग्वेज यानी जो दक्षिणी जो भाषाएं थी, उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ हिंदी बोली जाती है उन क्षेत्रों के अंदर हिंदी प्रथम भाषा यानी वो विशेष रूप से अनिवार्य होगी, अंग्रेजी को सेकंड भाषा यानी वो भी अनिवार्य होगी, और वैकल्पिक रूप से जो हम तीसरी भाषा को चुन सकते हैं, तो कह रहे कि वो किन्हीं दक्षिणी भाषाओं में से कोई एक भाषा होगी। अब कह रहे इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, यानी अब उन भाषाओं, उन राज्यों की बात की जा रही है, उन स्टेट्स की बात की जा रही है जहाँ पर क्या नहीं बोली जाती थी, हिंदी नहीं बोली जाती थी। कहने तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि जिन क्षेत्र में हिंदी का दबदबा नहीं था, जिन राज्यों में हिंदी का प्रचलन नहीं था, हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, उन क्षेत्रों में क्या किया गया, द फर्स्ट लैंग्वेज वुड बी द रीजनल लैंग्वेज। तो यानी उन क्षेत्रों में पहली भाषा वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी। अब मैं इस बात को आपको समझाना चाहूँगा, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, पर यहाँ हिंदी मूल भाषा है यानी बोली जाती है, तो हम वैसे कहेंगे। जैसे केरल में जैसे उड़िया है, केरल के अंदर अलग भाषा बोली जाती है, मलयालम, तेलुगु, जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, पंजाबी, ठीक है, कुचिपुड़ी, सिर्फ जो भी मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अलग अलग क्षेत्र विशेष में जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो कह रहा है कि उनकी अपनी पहली जो रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ उस क्षेत्र विशेष की जो पहली भाषा है जो वहाँ बोली जाती है, उसे शिक्षाई क्षेत्र में भी क्या किया जाएगा, पहला स्थान दिया जाएगा। और पुनः वही बात कि इंग्लिश वहाँ भी क्या रहेगी, सेकंड लैंग्वेज रहेगी, और थर्ड लैंग्वेज वुड भी हिंदी। अब यहाँ देखो आपको बात समझने की बात यह है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ हिंदी पहली होगी, और इंग्लिश हर स्थिति में क्या रहेगी, द्वितीय भाषा रहेगी। हिंदी भाषी राष्ट्र के अंदर तो जो हिंदी है वो क्या रहेगी माय डियर गाइज, वो
यानी डियर गाइज, हमने देखा कि जो हिंदी है, हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर प्रथम भाषा होगी, अंग्रेजी हर कहीं पर द्वितीय भाषा होगी, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो तृतीय भाषा के रूप में होंगी, तथा जो जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ हिंदी तृतीय भाषा तथा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा प्रथम होगी। यानी हिंदी भाषी क्षेत्रों की अपनी मुख्य भाषा के रूप में हिंदी होगी। तो इस बात को आप समझ गए होंगे त्रिभाषा सूत्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? तो करेक्ट कोठारी आयोग की। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 से 1966 के बीच में उस आयोग ने अपनी क्या दी? देखो 1964 में इस आयोग की स्थापना की गई तथा 1966 में इस आयोग ने क्या दी? अपना विचार व्यक्त किया। आगे कह रहे हैं द कमीशन स्ट्रांगली फेल्ट दैट द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट द स्कूल एंड कॉलेज लेवल्स। यानी इस कमीशन, इस आयोग ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही कि जो शिक्षा का जो आधार है वो क्या होना चाहिए? मदर टंग होना चाहिए। यानी मूल रूप से चाहे स्कूल स्तर हो चाहे वो कॉलेज लेवल हो, यानी कॉलेज स्तर हो, उन दोनों ही स्तर पर शिक्षा के माध्यम के लिए हमें वहाँ की जो मदर टंग है उस मदर टंग का प्रयोग करना चाहिए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हम हिंदी भाषी हैं तो हमारी शिक्षा किस में दी जानी चाहिए? हिंदी में दी जानी चाहिए। जहाँ उड़िया वाले हैं तो उनको उड़िया में, पंजाबी वाले पंजाबी में, उर्दू वाले उर्दू में, इस प्रकार से। In addition, the Commission recommended focus on primary education, vocationalization of secondary education, and introduction of work experience as a part of general education। तो करें इन एडिशन, इसके अतिरिक्त इन द कमीशन, इस आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेड, मांग की, फोकस जोर देने का ऑन प्राइमरी एजुकेशन। यानी इसी के साथ में इस आयोग ने क्या किया? प्राइमरी यानी जो प्राथमिक जो विद्यालय हैं उन वहाँ की जो शिक्षा है उस शिक्षा पर, तथा वोकेशनलाइजेशन यानी व्यावसायिक, जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन का जो व्यावसायीकरण है उस पर, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, और कार्य के अनुभव का जो कहीं परिचय जो है एज ए पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, वो सब कुछ क्या होना चाहिए? एक सामान्य यानी भाषा के रूप में होने, एक सामान्य शिक्षा के रूप में होने चाहिए। यानी कहता तो ये हुआ कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यवसायोन्मुखी होनी चाहिए। यानी व्यवसायोन्मुखी का तात्पर्य है कि अगर हम कोई भी शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें हम बेरोज़गार न बन करके हमें कोई ना कोई रोज़गार के लायक बन सकें, ऐसी एक शिक्षा का प्रावधान इस कोठारी आयोग ने किया। द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड दैट एट द टर्टियरी लेवल, यानी टर्टियरी लेवल का होता है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कौन हुआ? बीए और एमए के स्तर पर सेंटर्स फॉर एडवांस्ड स्टडी एंड रिसर्च सेंटर्स बी एस्टेब्लिश्ड टू अटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन टीचिंग एंड रिसर्च। तो कह रहा है कि सेंटर्स ऑफ एडवांस्ड स्टडी यानी एडवांस स्टडी और रिसर्च सेंटर्स भी क्या होना चाहिए? एस्टेब्लिश्ड, इनकी भी क्या करना चाहिए? स्थापना की जानी चाहिए। टू अटेन यानी प्राप्त करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन टीचिंग एंड रिसर्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है वो अध्यापन में भी और अनुसंधान में भी उनकी क्या की जानी चाहिए? उनके स्तर की स्थापना की जानी चाहिए। यानी कहता तो ये हुआ कि शिक्षा का जो स्तर है वो चाहे अध्यापन में हो, चाहे अनुसंधान में हो, रिसर्च में हो, उसका जो स्तर है वो किस लेवल तक का होना चाहिए? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। अबोव ऑल इट स्ट्रेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ एट ऑल लेवल्स। करें अबोव ऑल, इसके भी ऊपर, यानी इससे महत्वपूर्ण बात क्या थी? इट स्ट्रेस्ड यानी इस आयोग ने क्या दिया? स्ट्रेस, जोर दिया ऑन द क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर, ऑफ टीचर्स अध्यापकों की, एंड एडिक्वेट और पर्याप्त नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ एट ऑल लेवल्स। देखो इस आयोग की कुछ खूबियां भी थी तो कमियां भी थी। तो कर इस आयोग ने एक बात और रखी कि एजुकेशन जो होगी, शिक्षा जो दी जाएगी वो प्रत्येक स्तर पर
उनकी पर्याप्त दो क्वालिटी ऑफ टीचर्स, यानी अध्यापकों में क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि मन में आया वही आकर के अध्यापक बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, साथ में एडिक्वेट में पर्याप्त, यानी जो विद्यालय के अंदर जो अध्यापक होंगे उनके पढ़ाने की जो संख्या है वो भी क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। कहने तात्पर्य ये हुआ कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारतीय शिक्षा में कहें या फिर किसी भी स्तर की शिक्षा में कहें, शिक्षाई क्षेत्र में क्या था कि 30 बच्चों के ऊपर, यानी किसी भी क्लास में 30 बच्चों से ऊपर बच्चे नहीं होने चाहिए, यानी एक कक्षा में अधिकतम संख्या 30 रखी गई थी भारत सरकार के अनुसार, यानी गाइडलाइन शिक्षा के क्षेत्र की गाइडलाइन के अनुसार। तो करें जितने भी विद्यार्थी हो उन विद्यार्थियों को 30-30 के ग्रुप में क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, और उन प्रत्येक के लिए एक ही टीचर का क्या किया जाए, एक ही टीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो करें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए और टीचरों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, अब देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म आगे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बार बार, NPE। तो यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, यानी 1968 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, 1968 में। कब आई डियर गाइस, 1968 में। वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन ऑफ 1964 टू 1966, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो किस पर आधारित थी, 1964 से 1966 के जो कोठारी आयोग था उसके ऊपर आधारित थी। यानी कहने का तात्पर्य ये कह सकते हैं कि जो कोठारी आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव, जिन विशेषताओं की बात कही थी, जो मांगे रखी थी, जो योजनाएं बनाई थी, उन्हीं मांगों को, उन योजनाओं के आधार पर ही भारत में 1968 में क्या लाया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। तो कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था, इस बात को हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि द NPE 1968, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ इंग्लिश। यानी सबसे पहली बात देखो 1968 के अंदर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसने भी किस स्पेशल रूप से किस पर जोर दिया गया, स्टडी ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया। एंड अदर इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी अब आपसे बात कही जाए कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, तो कोठारी आयोग ने दिया, जो कब बना था 1964 से 1966 में, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। और इसने सबसे पहले किस पर जोर दिया, विशेष तौर से करें अंग्रेजी के अध्ययन पर तथा अंतर्राष्ट्रीय जो भाषाएं हैं उनके अध्ययन पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का मतलब मैं कहूँगा जैसे चाइना, जैसे फ्रांस, जो इस प्रकार जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को सीखने पर यहाँ जोर दिया गया। तो करें इट ऑल्सो फेल्ट दैट द रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ एक शब्द है रोबस्ट होता है मजबूती के साथ में, रोबस्ट यानी तीव्र गति से, रोबस्ट तीव्र गति या मजबूती के साथ क्या करना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए ऑफ इंडियन लैंग्वेज, यानी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको भी मजबूती के साथ में या तीव्र गति के साथ में क्या करना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। किसके लिए विकास होना चाहिए, भाषाओं का और लिटरेचर, यानी जो भारतीय जो भाषा है और उसका जो साहित्य है उनका भी क्या होना चाहिए, मजबूती के साथ में, महत्वता के साथ में उसका विकास होना चाहिए। वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण था फॉर एजुकेशनल, शैक्षणिक शिक्षा के लिए, एंड कल्चरल और शिक्षा और जो संस्कृति है भारत की, उसके विकास के लिए, शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए भारतीय भाषाओं का भी मजबूती के साथ, तीव्र गति के साथ में विकास करना क्या था, जरूरी था। द पॉलिसी फोकस्ड ऑन एडोप्टिंग ए थ्री लैंग्वेज फार्मूला एज रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन। और कह रहा है कि द पॉलिसी फोकस्ड, यानी ये जो नीति थी, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसने किस पर जोर दिया, एडोप्टिंग ए थ्री लैंग्वेज फार्मूला, यानी उसने भी उन्हें उसी बात को दोहरा दिया जो कोठारी आयोग ने पहले मांग की थी, जो बात कही थी कि हमें भारत में त्रिभाषा सूत्र का उपयोग करना चाहिए। इट एडवोकेटेड दैट द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज शुड नॉट बी ओनली एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज। और उसने कहा, यानी इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसे न केवल प्राइमरी व सेकेंडरी स्तर पर प्रयोग किया जाना चाहिए, बट अर्जेंट स्टेप्स, किंतु जो अत्यंत आवश्यक स्थिति के अंदर, शुड बी टेकन टू एडोप्ट them as the medium of instruction
एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो कह रहे हैं कि महाविद्यालय स्तर पर भी उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषाओं का आवश्यकता के स्तर में प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी अगर विद्यार्थियों को लग रहा है कि उन्हें विषय समझ में नहीं आ रहा है अंग्रेजी में या फिर अन्य किसी भाषा में, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी क्षेत्रीय भाषा में समझाया जाना चाहिए। ये बात किसने कही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कही, जो कब आई, 1968 में आई। आगे कह रहे हैं फर्दर द पॉलिसी एम्फेसाइज्ड दैट एवरी एफर्ट वाज टू बी मेड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज द लिंक लैंग्वेज। और कह रहे हैं कि जो भी प्रयास किया जा सके वह प्रयास हमें हिंदी जैसी जो भाषा है इस भाषा को लिंक लैंग्वेज के रूप में, यानी कहने तात्पर्य ये हुआ लिंक लैंग्वेज का मतलब मैं ये कहूँगा कि अंग्रेजी सीखने वाले को भी हिंदी कुछ आनी चाहिए। यानी जिन क्षेत्रों में हिंदी का बिल्कुल दबदबा नहीं है और वहाँ भी उन लोगों को हिंदी का कुछ ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो अगर लिंक भाषा के रूप में अंग्रेजी के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया या उस पर विशेष जोर दिया गया। ड्यू केयर वॉज टू बी टेकन टू एंश्योर दैट इट वुड सर्व एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 351 of the Constitution as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India। तो कह रहे हैं ड्यू केयर वॉज टू बी टेकन, और कह रहे इसके साथ में इसकी आगे केयर नहीं कैसे कहते हैं सावधानियाँ या उसकी तरफ विशेष ध्यान देना। ड्यू केयर वॉज टू बी टेकन टू एंश्योर, ये निश्चित करने का दृढ़ संकल्प किया गया या इस बात पर विशेष जोर दिया गया दैट की इट वुड सर्व एज प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 351, यानी अनुच्छेद 351 के दौरान जो हमें संविधान में जो बात कही गई थी उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। यानी हमें कंपोजिट समग्र यानी पूरी जो भारतीय संस्कृति है उसके विकास पर, उसके तथ्यों पर हमें क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। कंसिडरिंग द स्पेशल रोल प्लेड बाय संस्कृत इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। तो कह रहा है कि माना जाता है, कंसिडरिंग यानी माना जाता है द स्पेशल रोल प्लेड बाय संस्कृत इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। यानी भारतीय जो भाषाएं हैं उनके ग्रोथ यानी उनके वृद्धि में, विकास में संस्कृत जो है उस भाषा का मूल स्थान या उसकी मूल भूमिका मानी जाती है। ऐसा किनका मानना है, जो भाषाविद हैं उनका। हाँ, एंड इट्स यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल यूनिटी ऑफ द कंट्री। द पॉलिसी रिकमेंडेड दैट फैसिलिटीज फॉर इट्स टीचिंग एट द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टेज बी ऑफर्ड ऑन ए मोर लिबरल स्केल। तो कह रहा है कि जिस संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है, सभी भाषाओं के विकास का आधार माना जाता है, उसको भी एक स्वतंत्र स्तर पर स्वतंत्र रूप से क्या किया जाना चाहिए, उसका भी किया जाना, अध्यापन करवाने पर जोर दिया जाना चाहिए। कह रहा है कि फॉर इट्स टीचिंग एट द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टेज, यानी विद्यालय स्तर पर भी संस्कृत पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। तो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी स्तर पर भी यानी महाविद्यालयों के स्तर पर भी संस्कृत भाषा के अध्यापन पर जोर देना चाहिए। आगे कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी आप देखो एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई 1968 में, दोबारा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई 1986 में, और मॉडिफाइड इन 1992, और इसको वापस क्या किया गया 1992 में, इसमें पुनः सुधार किए गए। तो कह रहे एलेबोरेटली डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड एम्फेसाइज्ड ऑन द एडॉप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द यूनिवर्सिटीज़। तो कह रहे कि 1992 में कहीं संशोधन के बाद में या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई उसमें क्या किया गया, एक सुधार किया गया, और सुधार के दौरान क्या किया गया कि जो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी यानी उस क्षेत्र विशेष की जो रीजनल लैंग्वेज थी उस रीजनल लैंग्वेज को क्या गया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में, कहाँ, यूनिवर्सिटीज़ में। यानी जो कोठारी आयोग ने जो बातें पहले ही कह दी थी उन्हीं बातों को दोबारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर क्या किया, उन पर जोर दिया गया, उनको स्वीकार किया गया। यानी आज हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है टीचर्स के द्वारा। समझाने के दौरान इंग्लिश पढ़ाते समय भी वो उस क्षेत्रीय भाषा में उसको क्या करते हैं, अनुवाद करके बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यानी किसी भी भाषा को पढ़ाते समय वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का जरूर प्रयोग करते हैं।
आगे कह रहे हैं रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट द एनपीई यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एंड पीओए डिस्कस्ड एंड प्रपोज्ड मैनी efforts and initiatives such as the implementation of three language formula, improvements in the linguistic competencies of students at different stages of education, provision of facilities for the study of English and other foreign language and development of Hindi as a link language। तो कह रहा है कि जैसे ही एनपीई और पीओए ने क्या किया, एक डिस्कस्ड किया यानी विचार विमर्श की एंड प्रपोज प्रस्ताव रखा इम्प्रूवमेंट्स इन द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज होता है प्रतिस्पर्धा ऑफ स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन, यानी विद्यार्थियों के शिक्षा के अलग अलग स्तर पर जो भाषा है उस भाषा के ऊपर उन लोगों ने क्या किया, चर्चा की, अपना प्रस्ताव रखा क्या करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट सुधार करने के लिए, यानी जो विद्यार्थी विशेष हैं उनको किसी प्रकार की भाषाई ज्ञान को प्राप्त करने में कोई आपत्ति ना हो, इस बात पर क्या किया गया, विशेष चर्चा की गई और उस पर डिस्कशन किया गया। किस चीज़ को लेकर के, डिस्कस्ड एंड प्रपोज्ड मैनी एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स सच एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला, यानी क्या किया गया, प्रारंभिक स्तर पर ही त्रिभाषा सूत्र को लगाने की बातों पर ध्यान दिया गया और उनमें इम्प्रूवमेंट सुधार किए गए इन द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसेज, यानी भाषा ही जो प्रतिस्पर्धा है उस बात को लेकर के भी ऑफ स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन, यानी अलग अलग स्तर पर भाषाई जो आपत्तियाँ विद्यार्थियों के सामने आती हैं उस बात में सुधार करते हुए इस त्रिभाषा सूत्र को क्या किया गया, लागू करने पर जोर दिया गया। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर द स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज ए लिंक लैंग्वेज, तो कह रहा है कि क्या किया गया, प्रोविज़न प्रस्ताव रखा गया, प्रावधान रखा गया ऑफ फैसिलिटीज सुविधाओं का ऑफ द फॉर द स्टडी ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के अध्ययन करने का उनकी सुविधाओं का प्रस्ताव रखा गया एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज, और साथ में अन्य जो भाषाएं हैं जैसे फ्रांस, जर्मन, इस प्रकार जो भाषाएं हैं, चाइना, इन भाषाओं को सीखने का प्रस्ताव की सुविधाओं का भी वहाँ क्या रखा गया, प्रस्ताव रखा गया। एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी हैज़ ए लिंक लैंग्वेज, और पुनः वही बात आई कि हिंदी को लिंक लैंग्वेज के रूप में उसका विकास करने पर जोर दिया गया। मैं इसकी समरी बताता हूँ दोबारा आपको डियर गाइज, यानी जो स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहला विचार सबसे पहली जो आपत्ति आई वो आपत्ति ये थी कि अब संविधान का निर्माण करना है तो संविधान का निर्माण किस भाषा में किया जाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि संविधान का निर्माण इंग्लिश में होना चाहिए, कुछ ने कहा हिंदी में होना चाहिए। साथ में हिंदी इंग्लिश का विचार रखते हुए वहाँ एक विचार रखा गया कि जब उनको समझने की आपत्ति होगी, समझने में कोई आपत्ति होगी तो कह रहे हैं उनकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर लिया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि उसके विवाद के बाद में वहाँ एक सर्वसम्मति के साथ में एक प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना हम प्रारंभिक 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को हमारी कार्यालयी भाषा बना लें। इस बात पर सर्वसम्मति के साथ में समर्थन दिया गया। 15 साल के बाद में किंतु हुआ क्या कि 15 साल के बाद में जैसे उसको हटाने की बात आई तो गौर किया गया, देखा गया कि जिन लोगों को पहले से अंग्रेजी आती थी उन लोगों ने अंग्रेजी सीखने पर और अधिक जोर देना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उनकी जो अंग्रेजी सीखने की इच्छा शक्ति थी वो और अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से व अन्य अनेक तरीक़ों से क्या हो रहे थे, उस अंग्रेजी भाषा को सीखने से फ़ायदे मिल रहे थे। इसके बाद में 1964 के अंदर एक कोठारी आयोग का गठन किया गया और कोठारी आयोग ने कहा कि हमें अंग्रेजी का अध्ययन तो करना ही होगा, साथ में हम एक त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभाषा सूत्र में उन्होंने कहा कि क्यों ना हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ की प्रथम भाषा के रूप में हिंदी रख दी जाए और जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको प्रथम भाषा के रूप में रखा जाए तथा अंग्रेजी को हर किसी जगह पर पूरे संपूर्ण भारत में द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए व हिंदी भाषी क्षेत्र में तृतीय भाषा के रूप में वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है
उसको स्वीकार किया जाए, तथा जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ पर हिंदी को तृतीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, यानी वैकल्पिक रूप से स्वीकार किया जाए। जब 1964 से 1966 में इस कोठारी आयोग ने अपना विचार दिया, उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई और 1968 के अंदर कुछ बातें कोठारी आयोग की जो मांग थी उनको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, उनको अपना लिया गया। और उसके बाद में 1986 में पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसके अंदर त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया तथा हिंदी को एक लिंक भाषा के रूप में उसके विकास पर जोर दिया गया, तथा विद्यार्थियों के प्रारंभिक व विद्यालय के किसी भी स्तर के ऊपर भाषा संबंधी कोई आपत्ति नहीं हो, इस पर ध्यान देते हुए इसमें आवश्यक सुधार किए गए, तथा अंग्रेजी व अन्य जो भी फॉरेन लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेज को सीखने, उनके अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। ये इसका क्या था, थोड़ा सारांश था। टॉपिक थोड़ा लंबा था डियर गाइस, समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए, यानी मैं ये चाहता हूँ हर बार कि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके चलते थोड़ा कई बार बोलने में आपत्ति हो जाती है। तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आता भी है कि नहीं, वरना ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बचाने के कारण से हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो देखो अब हम टास्क की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास में क्या हो सकता है। तो कह रहा है डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी अब आपसे क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि भारत के अंदर जो अंग्रेजी भाषा है इसका ओरिजिन यानी इसका उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका विकास कैसे हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो इंग्लिश भाषा है ये कहाँ से आई, इसकी उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से हुआ और इसका विकास फिर भारत में कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपना विचार जानने के लिए पूछा जा सकता है, डू यू थिंक इंग्लिश शुड बी पेज्ड आउट। डू यू थिंक, क्या आपका ऐसा मानना है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश शुड बी पेज्ड आउट, पेज्ड आउट नहीं समाप्त कर देना, ग्रेजुअली धीरे धीरे, और शुड इट कंटिन्यू या फिर इसे निरंतर जारी रखना चाहिए एज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो संबंधित जो कार्यालय जिन कार्यालयों में शुरुआत से ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या उन कार्यालयों में आज भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए या इसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो कह रहे हैं कि आप अगर यदि अंग्रेजी भाषा को हटाना चाहते हैं तो भी अपना कारण दें, और यदि उसको आप संबंधित कार्यालय भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उसे चाहते हैं कि वो लगातार बनी रहे, तो इसके विषय में भी अपना कमेंट दें। धन्यवाद साथियों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए मैं आपको खेद है, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपके विचार हो आप मुझे ज़रूर व्यक्त करें।